चलिए, ये हमारा टॉपिक है, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है ये। तो इसमें पहला है आपका जो सिलेबस है, उसमें एक बार आप चेक करना, उसमें कुछ बचा तो नहीं है, एक बार चेक कर लेना अपने सिलेबस को आप, है ना। और अभी हम ये देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका पेडागोजी। पेडागोजी क्या है? शिक्षा शास्त्र। तो द लर्नर इज डिपेंडेंट, सीखने वाला आश्रित है इस टाइम। ठीक है, मतलब पेडागोजी कब होती है? ये जब हम एकदम छोटे होते हैं तब हमारी ये वाली पढ़ाई होती है। मतलब जो लर्नर है वो डिपेंडेंट होते हैं, उसको पेडागोजी बोलते हैं। ठीक है। लर्नर्स ओनली नीड टू नो व्हाट इट टेक टू पास द क्लास, नॉट टू अप्लाई इट टू देयर लाइफ्स। मतलब जो लर्नर्स हैं उनको बस इतना सीखना होता है कि वो अपनी क्लास, मतलब क्लास को पास कर सके। ठीक है, वो ना कि अपने जीवन में लागू करने की। ठीक है, मतलब वही कि एक लर्नर्स क्या होते हैं, उनको नहीं पता होता क्या क्या करना है, क्या इससे क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगी। उनको बस वो क्लास को पास करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए बस वो होता है पढ़ाई उनकी। The learner's experience doesn't matter, only the teachers or textbook writers. तो इसमें क्या है कि लर्नर्स का जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, वो मायने नहीं रखता। इसमें केवल शिक्षक या जो पाठ्य पुस्तक है वो सिर्फ मायने रखती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लर्नर्स विल बी रेडी टू लर्न इफ दे वांट टू पास द क्लास। लर्नर्स कब तैयार होते हैं? सीखने के लिए तैयार होंगे क्योंकि उनको क्लास को उत्तीर्ण करना है। ठीक है। उसके बाद है लर्नर्स सी देयर रोल एज एक्वायरिंग सब्जेक्ट मैटर। शिक्षार्थी अपनी भूमिका को विषय वस्तु प्राप्त करने के रूप में देखते हैं। मतलब सब्जेक्ट मैटर को बस सीखना है उनको, उस तरीके से वो देखते हैं अपने आप को। लर्नर्स मोटिवेशन इज प्योरली एक्सट्रिंसिक, बाहरी होती है उनकी जो मोटिवेशन है, ग्रेड्स और जो भी उनका अप्रूवल होगा, उनका जो रिजल्ट होगा, उसी पे उसी के लिए वो पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये आपका है पेडागोजी। पेडागोजी आपको समझ में आया? वही, बस एक ये वर्ड अलग है, लेकिन आप इसमें समझ पाओगे कि ये वही है कि लर्नर जिसमें डिपेंडेंट है, जो एकदम फर्स्ट वाली जो मेमोरी लेवल वाला जो आपका क्लासेस, मतलब वो जो टाइम होता है, उसी को हम पेडागोजी बोलते हैं। उसके बाद आता है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी क्या है? लर्नर्स नीड टू नो व्हाई दे नीड टू नो द इंफॉर्मेशन। अब ये आ गया आपका नेक्स्ट लेवल, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव दोनों ही हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि शिक्षार्थी को पता चला इसमें कि आप, वो ऐसा सोचेगा कि हम क्यों इस जानकारी को ले रहे हैं, क्यों हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो शिक्षार्थियों को यह जानना आवश्यक है कि उन्हें जानकारी जानने की आवश्यकता क्यों है। द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड ह्यूमन। सीखने वाला एक आत्मनिर्देशित इंसान होगा। तो जब जो तब अधिक सीखता है, मतलब अब वो बाहरी मोटिवेशन की वजह से नहीं, वो अपने सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ मोटिवेशन की वजह से सीखने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद है एडल्ट्स नीड जस्ट इन टाइम लर्निंग सो दैट दे आर लर्निंग थिंग्स दे कैन यूज राइट अवे। जो एडल्ट्स है वो समय पर सीखने की आवश्यकता होती है, ताकि वे ऐसी चीज सीख सके जिनका वे तुरंत उपयोग कर सके। मीन्स वही कि वो ऐसी चीजें सीखते हैं कि वो उस टाइम अप्लाई भी करे, उसको अप्लाई भी कर सके। ठीक है। उसके बाद है एडल्ट सी द पर्पस ऑफ लर्निंग एज एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ टास्क और प्रॉब्लम एट हैंड। तो जो एडल्ट्स है उनका उद्देश्य क्या है कि वो समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना मानते हैं। कि मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम आई है उसके बारे में, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप एकदम उसको कहाँ पे चेक करोगे? गूगल में, यूट्यूब में, अपनी किसी टेक्स्ट बुक में, जिससे भी रिलेटेड वो है। तो वो सीखते कब है? जब कोई प्रॉब्लम आती है तब उनको सीखना होता है। ठीक है। तो ये है एडल्ट्स के लिए जो एंड्रागोजी। और दे हैव इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू सिंपली बी बेटर। तो उनमें बस क्या होता है, बाहर आंतरिक प्रेरणा होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जो बेहतर बनने के लिए होता है। ठीक है। तो पेडागोजी और एंड्रागोजी में आपको डिफरेंस समझ में आया? ये एकदम बच्चों वाला जो आपका मेमोरी लेवल वाली जो है
टीचिंग जो होती थी वैसी, और ये एंड्रागोजी आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव वाला, मतलब इसमें आप प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए और खुद के मोटिवेशन से कुछ सीखते हो, ठीक है, उसको हम एंड्रागोजी बोलते हैं। तो इन टर्म्स को आपको याद रखना है, ठीक है। पेडागोजी और जो आपकी एंड्रागोजी है, इन टर्म्स को आपको याद रखना है, ये क्या है, ठीक है। मैम पेडागोजी को एक तरह से हम टीचर सेंटर्ड बोल सकते हैं ना, और एंडागोजी को अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो मतलब स्टूडेंट टीचिंग होता है, स्टूडेंट सेंटर बोल सकते हो, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है, पेडा एंड्रा। ओके, नेक्स्ट है आपका मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के सिद्धांत क्या होते हैं, शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। तो टीचिंग हमेशा कैसे होती है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की तरफ जाया जाता है। फ्रॉम नोन टू अननोन, जो नोन चीजें हैं उनसे अननोन की तरफ। फ्रॉम सीन टू अनसीन, दृश्य से अदृश्य की ओर। फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठोस से अमूर्त तक। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, खास से आम तक। फ्रॉम होल टू पार्ट, संपूर्ण से अंश तक। फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, अनिश्चित से निश्चित की ओर। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तार्किक तक। और एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण तक, ठीक है। ये आपकी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। तो आप इसको समझ ही गए होंगे कि जैसे हम किसी भी चीज को शुरू करते हैं, जैसे मैं इसका ये एग्जांपल लेती हूँ, जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो हम कैसे शुरू करते हैं। अगर मैं आपको पहले से ही फर्स्ट क्लास में अगर मैं आपको पढ़ा देती ये एंड्रागोजी, पैडागोजी, या फिर हमारे जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक्स आए थे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, है ना, तो वो आपको समझ आता नहीं। पहले हमें सीखना होता है एकदम सरल, टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, अब उसके अंदर हम सब कुछ पढ़ेंगे ना, आगे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो वैसे ही ये सारे मतलब सिद्धांत है टीचिंग के, कि हम नोन से जो हम जानते हैं उससे अननोन की तरफ, जो हम नहीं जानते उसकी तरफ जाते हैं। जो हमने देखा है उससे जो हमने नहीं देखा उसकी तरफ, ठीक है। तो ये सारा क्या है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। उसके बाद आता है हम माइक्रो टीचिंग पे, सूक्ष्म शिक्षण। ये क्या है, माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स। तो जो माइक्रो टीचिंग है वो क्या है, कौशल सीखने के लिए एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है, ठीक है। किसी भी कौशल को सीखने के लिए लर्निंग टीचिंग स्किल है। अब इसमें क्या है, इट एम्प्लॉयज रियल टीचिंग सिचुएशन फॉर डेवलपिंग स्किल्स। तो ये क्या करती है कि इट एम्प्लॉयज रियल टीचिंग सिचुएशन फॉर डेवलपिंग स्किल्स। ये मतलब वैसी रियल टीचिंग की एक सिचुएशंस को बनाती है, ठीक है। यह कौशल विकसित करने के लिए वास्तविक शिक्षण स्थिति का उपयोग करता है। वैसा मतलब वैसी एक सिचुएशन बनाई जाएगी फॉर डेवलपिंग स्किल्स एंड हेल्प टू गेट डीपर नॉलेज रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ टीचिंग। और हेल्प करती है ये किसमें, डीपर नॉलेज को गेन करने में, है ना। मतलब आप क्या कैसे सीखते हो, किसी रियल लाइफ रियल टीचिंग सिचुएशन से आप सीखते हो, और ये आपकी हेल्प करती है डीपर नॉलेज तक पहुंचने में, एकदम डीपेस्ट नॉलेज तक पहुंचने में, ठीक है, कि कैसे हम कैसे क्या करते हैं, स्किल्स को सिखाती है। तो माइक्रो टीचिंग के ये कुछ टर्म्स है, जैसे पहले प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक, ठीक है। इस तरह से ये माइक्रो टीचिंग होती है। पहले हमने कोई प्लानिंग करी, उसके बाद टीच करा, पढ़ाया, उसके बाद फीडबैक, फिर फीडबैक मिलने के बाद वापस से रीप्लान करा, फिर रीटीच करा और रीफीडबैक, ठीक है। ये होता है आपके माइक्रो टीचिंग। अब हमने जो पढ़ा था रिफ्लेक्टिव टीचिंग, चिंतनशील शिक्षण, ये क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ इवेल्युएशन, ठीक है। वो हमने क्या पढ़ा था, लेवल पढ़ा था वो हमने, रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होती है, चिंतनशील शिक्षण क्या होता है, जब जो टीचर है यह आत्म अवलोकन और आत्म मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है, ठीक है। जो टीचर है वो
खुद का इवेल्युएशन और खुद को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो अब है रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज द मेजर ऑफ लुकिंग एट व्हाट यू डू इन द क्लासरूम, थिंकिंग अबाउट व्हाई यू डू इट एंड थिंकिंग अबाउट इफ इट वर्क्स। तो ये क्या है कि जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है ये क्या देखती है कि मतलब टीचर्स को ये खुद से सोचने पे मजबूर करती है कि यह सोचते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, आपने मतलब जो पढ़ाया या आपने जो भी पूरा सब कुछ किया वहां पे, वो आपने क्यों किया, ये आपके क्या काम आएगा, ये आपको क्या हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये है रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ठीक है। जो टीचर है वो खुद से चिंतन कर रहा है, खुद से चिंतन मनन करके अपना इवेल्युएशन मूल्यांकन करके सोच रहा है कि आपने क्लास में क्या किया, क्या पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द पर्पस ऑफ डूइंग इट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। तो इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस यही है कि जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो इम्प्रूव होए, है ना, गुणवत्ता में सुधार हो शिक्षण की, इसीलिए ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है। उसके बाद है आपका ब्लेंडेड लर्निंग, मिश्रित प्रणाली शिक्षण। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल अप्रोचेस टू टीचिंग, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ बेस्ड, कोलेबोरेटिव और इंक्वायरी बेस्ड स्टडी। तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे मल्टीपल अप्रोचेस का, जिसमें उदाहरण के लिए स्वगति, सहयोगात्मक या पूछताछ आधारित अध्ययन होता है इसमें। मतलब ब्लेंडेड लर्निंग क्या है कि जिसमें खुद से हम कुछ पढ़ भी रहे हैं, कुछ हमें कोई कोलेबोरेट भी कर रहे हैं, हम कोई किसी के साथ भी मिल के पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे इसे इंक्वायरी भी हो रही है, ठीक है, सारी चीज एक साथ हो रही है, तो ये हम बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। अब ब्लेंडेड लर्निंग का गोल क्या है, द गोल ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग इज टू प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कुशल और प्रभावी आपके जो निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस मिल सके, एक्सपीरियंस बाय कंबाइनिंग डिलीवरी मोडेलिटीज, ठीक है। और ये मिश्रित शिक्षण का लक्ष्य वितरण के तौर तरीकों को मिलाकर सबसे कुशल और प्रभावी निर्देश अनुभव प्रदान करना है, ठीक है। कि वो सब कुछ जो आप कर रहे हो, अलग अलग चीजें ब्लेंडेड लर्निंग में, वो एकदम कुशल और प्रभावी हो, उसके जो निर्देश है, जो उसका सारा काम है, ठीक है। उसके बाद है आपका फॉर एग्जाम्पल someone could take an online course to learn the basics of a topic, ठीक है। अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी ने ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन करा, ठीक है, किसी एक विषय के बारे में मूल बातें सीखने के लिए, बट देन अटेंड एन इन पर्सन सेमिनार, लेकिन फिर विशेषज्ञों के साथ जुड़ने और सीधे अपने कौशल को बढ़ाने के लिए एक व्यक्तिगत सेमिनार में भाग ले सकते हैं। अच्छा, तो ये क्या है, जैसे आप नॉर्मल आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप मास्टर्स कर रहे हो जैसे, तो मास्टर्स के साथ साथ आप कुछ और आपका सेम, जैसे आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हो उसमें, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी में या आपके आसपास की यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा सेमिनार होने वाला है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, तो आप उसको भी उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो, उसको भी आप ले सकते हो सीखने के लिए, उसमें भी आप पार्ट ले सकते हो, ठीक है। तो यही है ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। मतलब हर जगह हम अलग अलग चीजें सीखते हैं, हम हर किसी के थॉट्स जो है वो अलग अलग होते हैं, हर किसी के सिखाने का तरीका अलग अलग होता है। तो यही है ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें आप अलग अलग जगह से भी सीख सको। इसके बाद है इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट। क्या है ऐसे बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए टिप्स। पहला है इन केस ऑफ डेविएंट बिहेवियर अ टीचर मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन। कोई भी ऐसा व्यवहार जो हमें सही नहीं लग रहा, उस टाइम हमें तत्काल सेम टाइम पे एक्शन लेने की जरूरत होती है, ठीक है। स्टॉप टीचिंग इन केस ऑफ मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप
कुछ टाइम के लिए टीचिंग को स्टॉप करके उनको देखो, सिर्फ देखो, ठीक है, स्टूडेंट्स को। इफ यू स्टूडेंट डिस्टर्ब द क्लास, चेंज देयर सीट्स। अगर क्लास को कुछ स्टूडेंट्स ऐसे 4-5 स्टूडेंट्स जो डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारी क्लास को, तो उनकी सीट्स को चेंज करो। उसके बाद है द टीचर मस्ट लर्न टू अडेप्ट एंड बी सेंसिटिव टू द मूड ऑफ द क्लास। और जो टीचर है वो थोड़ा सा मतलब उनको भी थोड़ी सी ये चीज पता होनी चाहिए कि अभी क्लास का मूड कैसा है, ठीक है। अब जैसे कुछ हो सकता है कि उनका एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जैसे स्कूल्स में होता है, स्कूल्स में जैसे 3-4 घंटे का कोई हमारा लेक्चर हुआ है पहले, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और पीरियड आया और उसमें हमें कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, एक सब्जेक्ट पढ़ना है और हम बहुत बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, वो लगातार 3-4 घंटे का एक लेक्चर था, ठीक है, अलग से कुछ था, सेमिनार या कुछ था। तो अब जो टीचर है उसको इतना पता होना चाहिए कि जो बच्चे हैं अभी बहुत थक चुके हैं और अगर वापस से आप उनको कुछ पढ़ाओगे तो वो उसको नहीं कंसिडर कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये है कि हमें क्लास का मूड पता होना चाहिए, टीचर्स को भी इतनी सेंसिटिव उनको होना चाहिए, ठीक है। तो उस दिन कुछ और करा लो, कुछ ऐसी एक्टिविटी करा लो, ठीक है। तो ये कुछ है। उसके बाद है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ टैकलिंग अ स्टूडेंट एज बाय गिविंग काउंसलिंग आफ्टर क्लास। और किसी भी छात्र से निपटने के सबसे प्रभावी तरीके क्या है कि उनको क्लास के बाद समझाओ, उनकी क्लास के बाद थोड़ी सी काउंसलिंग कर दो। और नेक्स्ट क्या है, टॉक टू द पेरेंट्स। फिर लास्ट में तो आता ही है अपने पेरेंट्स को बुलाओ, अपने पेरेंट्स से बात कराओ, ठीक है। तो ये है आपका कुछ तरीके जिससे आप अपनी क्लास को बेहतर बना सकते हो। उसके बाद आता है आपका डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। अच्छा, आप में से बताओ, आप दोनों हो ना अभी, कि कोई और भी ज्वाइन किया है किसी और ने भी? मैम जी क्या बताना है? ये बताना है कि सिलेबस और करिकुलम में आपको क्या डिफरेंस लगता है, क्या डिफरेंस होता है? मैम सिलेबस तो हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है तो उसमें क्या रहता है कि सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए रहते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, और जो करिकुलम है तो उसमें डिटेल दी होती है उस सिलेबस की। और कुछ? आप दो ही है और कोई भी है? नहीं 2 ही लोग हैं मैम। शायद बीच में शायद किसी ने ज्वाइन किया था तब मुझे लगा। अच्छा ठीक है। तो सिलेबस और करिकुलम के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या है, पाठ्यक्रम में सभी विषय शामिल है और पाठ्यक्रम के दौरान उनका अध्ययन कैसे किया जाएगा इसकी रूपरेखा दी गई है। जबकि पाठ्यक्रम मतलब ये करिकुलम के बारे में बात कर रहे हैं, के तहत प्रत्येक विषय के लिए अधिक विस्तृत संस्करण है। देखिए, सिलेबस तो क्या है, आपका एक सब्जेक्ट है और उसकी पूरी डिटेल में बताया गया है, ठीक है, कि ये आपका योगा थेरेपी है, योगा थेरेपी आप ये सिस्टम्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। ये हुआ आपका सिलेबस। अब जो करिकुलम है, करिकुलम में आपका सब कुछ दिया होगा, जैसे आपके कुछ असाइनमेंट्स होंगे, इस सब्जेक्ट के लिए आपको कुछ असाइनमेंट लगेंगे, आपको इसके लिए कोई वाइवा भी देना होगा। फिर उसके बाद आपके इसमें कुछ ऐसे स्पोर्ट्स वाला भी कुछ पार्ट जुड़ेगा। मतलब करिकुलम में आपका ओवरऑल पूरे साल का वो बताया हुआ होता है कि क्या क्या आपने करना है, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें। और सिलेबस मतलब सिलेबस क्या होगा, आप सब्जेक्ट वाइज आपको उसमें पॉइंट्स दिए होंगे कि आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, करिकुलम कंटेन कोर्स कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, इसमें सब कुछ होगा, है ना। द सिलेबस कंटेन अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू कवर एंड डिटेल अबाउट असाइनमेंट, असेसमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। सिलेबस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सब कुछ डिटेल में होगा। और करिकुलम में क्या होगा,
पूरा कंटेंट होगा, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी किस तरीके से कराना है। जैसे उसमें ये भी होता है कि इतने घंटे में आपको ये एक यूनिट खत्म करनी है ना, इस तरह से ये होता है करिकुलम। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टीचिंग। ये क्या होता है? द इंडक्टिव मेथड is where the examples are served first and the learner has the responsibility to figure the rule out. तो ये क्या है? जहां उदाहरण पहले दिया जाता है, ठीक है, और सीखने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वह नियमों का पता लगाए। ठीक है, इसमें क्या है, पहले एग्जाम्पल दे दिया इंडक्टिव मेथड में, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। अब आपको मुझे बताना है कि ये कैसे, इस एग्जाम्पल का मतलब क्या था। ठीक है, अब ये आपको फिगर आउट करना है, तो ये होता है इंडक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है the teacher act as the guide where the learner are at the very center of the teaching learning process. तो जो टीचर है, टीचर एक गाइड की तरह है यहाँ पे, ठीक है, और जो लर्नर है वो एकदम सेंटर, केंद्र है उसका, और ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, इस पूरी प्रोसेस का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ टीचर राइट्स ऑन द बोर्ड अ फ्यू एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट सेंटेंस। ठीक है, किसी टीचर ने लिखे सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट सेंटेंस में sentences. The teacher then ask the student what difference they notice in the sentence. ठीक है, अब वो पूछेंगे कि आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है, तो फाइनली बताएंगे, अब स्टूडेंट्स बताएंगे, हर कोई जिसको भी जो लगेगा। फाइनली द टीचर एक्सप्लेन द रूल फॉर कन्वर्टिंग सेंटेंस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। अब जो फाइनली सबने अपना अपना बता दिया, अब टीचर एक्सप्लेन करेगा उस रूल को कि पास्ट से प्रेजेंट में कैसे आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हुआ आपका इंडक्टिव। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ये है मैम इसका फर्स्ट पॉइंट नहीं समझ आया। फर्स्ट ये वाला पॉइंट। यस मैम, यही। हाँ, इंडक्टिव मेथड क्या है कि जैसे एग्जाम्पल दिया ना इन्होंने, कि वो आपको पहले कोई एग्जाम्पल दे देंगे, 2 एग्जाम्पल दे दिए, आपको लिख दिया। ठीक है, अब आपको उसमें से निकालना है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब टीचर आपको बोलेगा कि आपको इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है, आपको इसमें क्या अलग कुछ लग रहा है। मतलब जैसे जैसे मैं आपको ये बोल दूं आज कि आप ये पढ़ के आना, ठीक है, मैंने आपको पीपीटी दे दी एक, ठीक है, और आपको बोल दिया कि ये आप पढ़ के आना और उसमें मुझे बताना कि आपको क्या इसमें क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। मतलब मेरा काम क्या है, आपको कुछ दे देना, कोई भी ऐसा काम दे देना, और आपको अब उसमें फिगर आउट करना है कि आपके हिसाब से वो क्या है। जैसे मैंने अभी आपसे ही पूछा ना, पहले मैंने आपको ये बताया नहीं, पहले मैंने आपसे पूछा सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस क्या है। समझे ये बात? पहले मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, मैंने आपको बोला कि सिलेबस और करिकुलम में आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आप दोनों ने अपना अपना बताया, उसके बाद मैंने क्या करा, ये वापस से आपको एक्सप्लेन करा, फाइनली एक्सप्लेन करा। ठीक है, समझे लवी जी? हाँ मैम। हाँ, तो ये है आपका इंडक्टिव मेथड। ठीक है, अब डिडक्टिव मेथड इसका एकदम उल्टा होगा। क्या होगा डिडक्टिव में? इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज और ग्रामर वेयर रूल्स आर गिवन बाय द टीचर अप फ्रंट फॉलोड बाय कोरेस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स। मतलब पहले इसको आप समझो, नॉर्मल समझो। इंडक्टिव में मतलब मैंने आपसे पहले पूछा, और डिडक्टिव जो है, डिडक्टिव में मैंने आपको पहले सब कुछ बता दिया, मैंने सब आपको पढ़ा दिया, उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ, ये होगा डिडक्टिव। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब इसको ऐसे समझो, जैसे इसमें समझाया गया है कि निगमनात्मक विधि क्या है, भाषा या व्याकरण पढ़ाने की एक पारंपरिक विधि है, जहाँ शिक्षक द्वारा पहले नियम दिए जाते हैं, पहले रूल्स दिए जाते हैं, उसके बाद संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसके उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ाया जाता है।
पहले रूल्स देके फिर पढ़ाया, उसके बाद आंसर आपसे क्वेश्चंस करें। तो इसका मतलब है कि शिक्षार्थियों के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षक नियमों को जोड़ना, उदाहरण देना और फिर उदाहरणों के संदर्भ में नियमों को समझाना सब कुछ करता है। आप इसको ना ऐसे भी समझ सकते हो कि ये टीचर सेंटर्ड होगा, मतलब एक उस तरीके से मैं बता रही हूँ, है ना। इसमें जो टीचर है वो आपको सब कुछ बता रहा है और बस आपको उसको समझना है, ठीक है। और ये थोड़ा लर्नर सेंटर्ड होगा कि आपको पहले इसमें पूछा जा रहा है, फिर आपको उसमें कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब दिस अप्रोच इज मेनली यूज्ड इन अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्राइगोनोमेट्री। मतलब ये कब यूज होता है ज्यादातर, जब आप ज्योमेट्री मतलब मैथ्स का सब कुछ सीखते हो तब ये यूज होता है, ठीक है। तो देखो इसका ये देखो आप इंडक्टिव, ये आपको याद रखना है, ये रिसर्च में भी आप पढ़ोगे इंडक्टिव डिडक्टिव, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। जब स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दिए जाए और उससे कोई जनरल रूल बने, ठीक है। और ये है जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, ISG, और ये है DGS, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक, ये है ISG और ये है DGS। हाँ, इसको ना जैसे मैं अपना बताती हूँ मैंने कैसे याद रखा था इसको, ये बहुत आता है। तो जैसे डिडक्टिव है, डिडक्टिव DGP, हाँ DGP मैंने याद रखा था कि क्या होता है डिडक्टिव, मतलब जनरल टू पर्टिकुलर। जैसे इसमें स्पेसिफिक दिया लिखा है ना यहाँ पे पर्टिकुलर, मतलब जनरल से पर्टिकुलर की तरफ हम जाते हैं इसमें, और इंडक्टिव में हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये होता है इनका, एक बार आप जैसे DGP आपको याद रहेगा ना तो आपको पता होगा कि इंडक्टिव मतलब एकदम उल्टा होगा उससे, ठीक है। तो ये है आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव। समझ आया ये जी मैम। लवी जी? यस मैम। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना आप DGP से। चलिए नेक्स्ट है आपका टीचिंग और ट्रेनिंग, क्या डिफरेंस है इनमें, क्या है ये। टीचिंग फोकस ऑन इम्पार्टिंग नॉलेज एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग, ठीक है। जो टीचिंग है वो किस पे फोकस करता है, आपको सिखाने पे, ज्ञान प्रदान करने और सिखाने को सुविधाजनक बनाने पर। लेकिन ट्रेनिंग क्या है, कॉन्सेंट्रेट ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स एंड एबिलिटीज। ये किस पे काम करता है, आपके कौशल और क्षमताओं को विकसित करने पे, ठीक है। पहला आपको ज्ञान और सिखा रहा है, सीखने को दे रहा है, और दूसरा आपको कौशल और आपकी क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो जैसे टीचिंग, आपको टीचिंग मतलब आपको कुछ पढ़ाया और उसके बाद आपका एग्जाम हुआ, आपको आपने कितना लर्न करा, आपने कितना नॉलेज गेन करा उसका पता चला। और ट्रेनिंग क्या है, जब आपने कुछ पढ़ा, आपने कुछ सीखा, उसके बाद आपको फील्ड में लेके जाया गया कि आप किस तरह फील्ड में कैसे काम करोगे, है ना। आपके उस कौशल को और उन क्षमताओं को आपकी देखा गया, वो है ट्रेनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका टीचिंग एम्फेसिस अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल कॉम्प्रिहेंशन। टीचिंग क्या क्या करता है, आपकी शिक्षण समझ और वैचारिक समझ पर जोर देता है, और ट्रेनिंग क्या करता है, ऑन आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड एग्जीक्यूशन पे काम करता है। जबकि क्या है, प्रशिक्षण अनुप्रयोग और निष्पादन पर जोर देता है, आपने कैसे एग्जीक्यूट करा, आपने कैसे अप्लाई करा किसी चीज को, ठीक है। वही आपका एग्जाम्पल पहले वाला, फर्स्ट में आपको देखा जाएगा, आपने जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा कि आप कितने अच्छे से उसको कर पा रहे हो, कितनी नॉलेज है आपको उसके बारे में, और दूसरा है आप अप्लाई और एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो उसको, ठीक है। हम योग वाले बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे आपके थियोरटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की क्लासेस होती है। तो थियोरटिकल में तो चलो आपका ये हो गया, थियोरटिकल में कि आपने क्वेश्चन आंसर कर दिए, है ना, आपके पेपर में आप हो गए पास। अब लेकिन जब बात आती है फील्ड वर्क की, जैसे हमें कोई वो कराई जाती है,
हमें देखा जाता है कि आप बाहर जाके कैसे जो आम लोग हैं उनको कैसे योग सिखाओगे। आप सेम वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते जो हम यूज करते हैं योग के टाइम पे, मतलब हमने तो पढ़ा है वो सब कुछ, लेकिन आप बाहर जाके कैसे एग्जीक्यूट करोगे, आप कैसे अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करोगे कि आप हमारे से योग सीखो, आप हमारे साथ योग करो, है ना। तो ये क्या है, ये हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये हमारी ट्रेनिंग है, ठीक है। और वो है टीचिंग। नेक्स्ट है आपका टीचिंग टिपिकली कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट। टीचिंग में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, कवर होंगे, लेकिन ट्रेनिंग में क्या होगा, आपका स्पेसिफिक फोकस होगा आपके जॉब रिलेटेड टास्क पे, ठीक है। जो आपको एक अच्छी जॉब आपको एक अच्छा रोजगार दिला सके, उस पे हम ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। जैसे अभी फिर से वही एग्जांपल आएगा कि हम अगर कोई प्रैक्टिकल योग में हम कर रहे हैं काम, तो हमें कोई वैसे ही हम कोई प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस करेंगे, है ना, कि हमें एक अच्छी जॉब मिल सके, एक एज अ ट्रेनर, एज अ इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका टीचिंग ऑफन इन्वॉल्व द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक एंड लेक्चर्स। इसमें आपकी टेक्स्ट बुक और लेक्चर्स होते हैं, और इसमें ट्रेनिंग में यूटिलाइज प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होती है, सिमुलेशंस होते हैं। सिमुलेशन क्या थे, आपने पढ़े थे, ये बताओगे मुझे कोई? सिमुलेशन याद है किसी को? नहीं याद है? मैम बच्चों लोग को बढ़ा मतलब सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, सिमुलेशन वो था, आपने ध्यान नहीं है आप लोगों को, सिमुलेशन हमने पढ़ा था कि वैसी ही सेम सेम सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि जैसे पायलट्स वगैरह है, उनके लिए सेम सिचुएशन को कि वो कैसे हैंडल करेंगे, फिर लास्ट में जाके वो कैसे हैंडल करेंगे, है ना, ही वो सिमुलेशन था। ये जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे आर्मी वाले लोग हैं, उनको जब उनकी ट्रेनिंग चलती है तो उनको सिमुलेशंस, मतलब उनके वैसे ही कुछ कुछ वो बनाए जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है, तो उसको बोलते हैं सिमुलेशन। तो इसमें भी यही है, ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता है, हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस पे ध्यान दिया जाता है और सिमुलेशंस पे ध्यान दिया जाता है कि आप सेम सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, ऐसा देखा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे 21 फैब को क्या हुआ, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, ये मातृभाषा दिवस। 5 सितंबर को क्या होता है, टीचर्स डे। 8 सितंबर को होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 5 अक्टूबर को क्या होता है, वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। उसके बाद 1 नवंबर को होता है नेशनल एजुकेशन डे। और थैंक यू, ठीक है। ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ आज। ये सब कुछ आपको समझ में आया? यस मैम आया। मैम ये जो आपने मैम टीचिंग और ट्रेनिंग का बताया, तो उसे ऐसे भी ले सकते हैं ना कि जैसे अभी हमने मास्टर्स कर लिया, लेकिन अब हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो टीचिंग हो गया, लेकिन अब हम तैयारी जो कर रहे हैं वो एक ट्रेनिंग पीरियड में आएगा कि हमें जॉब पर्पज से वो पढ़ाई कर रहे हैं तो। हाँ हाँ, हो सकता है, ये भी आप ले सकते हो उसमें। मतलब ट्रेनिंग वही कि जो आपने सीखा है ना उसको अब आप कैसे, जैसे जैसे आप देखते होंगे ना किसी भी ऐसी जो जॉब्स होती है, जैसे आर्मी की जॉब्स होती है, पुलिस की जॉब्स होती है, तो उनको पहले एक ट्रेनिंग पीरियड होता है उनका, है ना, जॉब में जॉब लग गई उनकी, लेकिन पहले पहले ट्रेनिंग होगी उनकी उसको करने से पहले, है ना, जॉब में जाने से पहले। तो वो कुछ टाइम का पीरियड होता है, तो अब उसमें आप वो सब कुछ सिखाते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, आपको फील्ड में कैसे उतरना है, ठीक है, फील्ड में कैसे काम करना है। तो वो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है। पहले उन्होंने टीचिंग, मतलब उन्होंने पढ़ा लिखा, उन्होंने वो क्या बोलते हैं, एग्जाम पास करा, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हुई, तब वो कहीं जाके एक आर्मी ऑफिसर, एक जॉब में जा पाएंगे, है ना। तो ये होता है आपका टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस। अच्छा,